करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के तहत पहले वंश, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में इस पर एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाया है कि दिल्ली सल्तनत पे कुल कितने वंशों ने शासन किया, तो कुल 5 वंशों में शासन किया है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो वहाँ पर हमने एक शॉर्ट में ओवरव्यू दिल्ली सल्तनत पर अपना लेक्चर दिया था, लेकिन आज हम उसके पहले वंश गुलाम वंश और पहले वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो गुलाम वंश, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, और इसके शासनकाल को देखा जाए तो 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया है। हमें यहाँ इन शासकों के जो मेन क्वेश्चंस हैं, जहाँ से क्वेश्चंस परीक्षा में उठाए जाते हैं, उन्हीं पे मैं अपना फोकस करते हुए उन्हीं के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो आज हम अध्ययन करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक, यानी कि कुल 4 वर्षों तक इसने शासन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की इसके बचपन या इसकी ज़िंदगी से या इसकी लाइफ से संबंधित कुछ बातों को, यानी कि ऐबक का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह तुर्किस्तान में जन्म हुआ था, और उस समय यह गजनी, जो एक बृहद साम्राज्य हुआ करता था, उसी इलाके में पड़ता था। और ऐबक क्या था? ऐबक इसकी एक तुर्कों की एक जात हुआ करती थी, और इसका जो नाम था वो कुतुबुद्दीन था, लेकिन इसकी एक जाति तुर्कों की ऐबक थी, इसलिए इसको पूरा नाम इसका रखा गया कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम देखते हैं कि आगे चल करके ऐबक का अर्थ जब निकाला गया तो ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता होता है। यह यूपीट्रिपलएससी की एक परीक्षा में पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का क्या अर्थ है, तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। हम देखेंगे कि इस समय जो लोगों की दशा थी वह बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। मनुष्यों का क्रय विक्रय होता था, उनका व्यापार होता था। अगर कोई किसी की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती थी तो उन्हें व्यापारियों के द्वारा खरीद लिया जाता था, फिर बेच दिया जाता था, यानी कि उन्हें दास कहा जाता था या गुलाम कहा जाता था। इसीलिए चूँकि गुलाम वंश के अधिकतर शासक कहीं न कहीं किसी के द्वारा क्रय किए गए हैं, विक्रय किए गए हैं, इसीलिए इसे कुछ इतिहासकारों के द्वारा गुलाम वंश या दास वंश नाम ही दे दिया गया। जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इस वंश के सभी शासक कहीं न कहीं स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न शासक थे, इसलिए इसे मामलूक वंश कहना उचित होता है। लेकिन ज़्यादातर किताबों में ज़्यादा जगहों पर गुलाम वंश या दास वंश के नाम से ही इस वंश का वर्णन किया गया है। तो आइए हम अब देखते हैं। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। सबसे पहले इसका बचपन बहुत ही कष्टमय बीता। इसके कई भाई थे, और एक मेले में यह अपने परिवार से बिछड़ जाता है, और आगे चल कर के एक निशापुर की बाज़ार होती है, वहीं पर किसी के द्वारा इसे बेच दिया जाता है, और ख़रीदने वाले काजी फ़खरुद्दीन अजीज़ कुकी हुआ करते थे, यानी कि काजी हुआ करते थे निशापुर के बाज़ार में। किस बाज़ार में? हमने लिखा निशापुर के बाज़ार में फ़खरुद्दीन अजीज़ कुकी एक काजी हुआ करते थे। इन्होंने ही सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा और अपने घर पे ले गए, उसे शिक्षित किया, उसे पढ़ाया लिखाया, उसे कई विद्याओं में माहिर बनाया, सेनापतित्व के गुणों से भरपूर किया। यानी कि उस समय की जो दासों की स्थिति थी, जो गुलामों की स्थिति थी, वह आज की तरह से पूरी तरह से दास नहीं हुआ करते थे, बल्कि उन्हें लोग खरीदते थे और उसकी या उन दासों की योग्यता के अनुसार उसमें गुणों का विकास करते थे, और उससे उसकी योग्यता के अनुसार ही उससे कार्य लिया करते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी ऐसा हुआ। इसकी योग्यता से वो बहुत प्रभावित हुए और उसको कई सैनिक शिक्षा भी प्रदान की। लेकिन आगे चल करके कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ बड़ा ही एक फिर से विपरीत स्थिति आई, यानी कि काजी फ़खरुद्दीन अजीज़ कुकी की मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद काजी के पुत्रों के द्वारा एक फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी के हाथों बेच दिया जाता है। यानी कि एक बार फिर दासों के मार्केट में, दासों के बाज़ार में काजी के पुत्र, चूँकि काजी की मृत्यु हो चुकी थी फ़खरुद्दीन अजीज़ कुकी की, इसलिए उनके पुत्रों के द्वारा इसे फिर ले जा कर के विक्रय के लिए बाज़ार में ले जाया जाता, और वहाँ पर मोहम्मद गोरी के हाथों इसे बेच दिया जाता। और यहीं से अब यूँ कहा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में बहुत ही चेंजिंग आती है। मोहम्मद गोरी जब कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद करके ले जाता है अपने साथ, तो इसकी योग्यताओं से, इसकी सैनिक प्रतिभाओं से, इसकी योग्यता से, इसकी शारीरिक
व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित होता है और उसे अपने यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी सेना में भर्ती कर लेता है और आगे चल करके धीरे धीरे उसे सेना के एक अच्छे पदों पर इसे प्रतिष्ठित करता है, यानी कि सेनापतित्व के गुणों से इसे भरपूर कर देता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी। अब आगे चल करके होता क्या है कि जैसा कि हम पिछले अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद गोरी गौर साम्राज्य में अपनी साम्राज्य अपना सत्ता स्थापित करना चाहता था, लेकिन उससे वहाँ सफलता नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उसने भारत की तरफ आगाज किया था। तो जब वो भारत की तरफ आ रहा था तो उसके कई सैन्य अभियानों में आक्रमणों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जैसा कि कहा गया कि तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी का बखूबी साथ निभाया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जो मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था, उसमें कहीं न कहीं ऐबक वाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो इस प्रकार उसके सैनिक कर्तव्य से, उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए क्षेत्रों का, जो भी क्षेत्र दिल्ली से लेकर के लाहौर तक वह जीतता है, उसका एक प्रतिनिधि के रूप में बना करके कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वदेश चला जाता है गौर मोहम्मद गोरी। आगे चल करके चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक इन्हीं भारतीय जीते हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि रहता है गौरी के काल में ही, तो कहीं न कहीं यहाँ के लोगों से उसका जुड़ाव भी हो जाता है और इसकी प्रतिभा से, इसके व्यक्तित्व से लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। और जब आगे चल करके 1206 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु होती है मोहम्मद गोरी की, 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाहौर के सरदारों के द्वारा, लाहौर के नागरिकों के द्वारा इसको दिल्ली से आमंत्रित किया जाता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क सरदारों तथा नागरिकों के द्वारा दिल्ली से आमंत्रित किया जाता है और इसे मोहम्मद गोरी के जीते हुए क्षेत्रों का शासक बनने के लिए कहा जाता है, निवेदन किया जाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं बनना चाहता है। वह लाहौर में ही, चूँकि लाहौर के तुर्क सरदारों और लाहौर के ही नागरिकों के द्वारा इसे आमंत्रित किया जाता है, इसलिए 1206 ईस्वी में इन लोगों के आग्रह करने पर ही लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक अपना सिंहासनारोहण करवाता है, यानी शासन सत्ता को स्वीकार करता है मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में। अब यहीं से देखिए शुरू हो जाता है एक नए वंश। वह 1206 ईस्वी में लाहौर में सिंहासनारूढ़ होता है और मलिक तथा सिपहसालार की पदवी धारण करता है तथा एक नए वंश गुलाम वंश की स्थापना करता है। यूँ कहा जाए अब यहीं से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाता है। यानी कि 1206 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसने कहाँ पर सिंहासनारोहण अपना करवाया, शासन सत्ता को स्वीकार किया? तो लाहौर में। और इसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके मलिक एवं सिपहसालार की उपाधि से ही अपने को संतुष्ट रखा, यानी कि मलिक एवं सिपहसालार की उपाधि ही धारण किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये सुल्तान तो बन जाता है, लेकिन इसके समकक्ष और भी मोहम्मद गोरी के दास हुआ करते थे, उसके सैनिक प्रतिनिधि हुआ करते थे, उन लोगों के द्वारा भी इसका विरोध किया गया। तो कहीं न कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक जो कम समय के लिए शासक था, तो उसने एक अपने साम्राज्य विस्तार की नीति पर कम ध्यान देकर अपने विरोधियों को संतुष्ट करने की नीति पर उसने ध्यान दिया। उसने विरोधियों को विद्रोह के द्वारा, युद्ध के द्वारा न दबा करके, बल्कि उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनका और नहीं तो उसने सपोर्ट या सहयोग प्राप्त किया। तो इस कड़ी में अगर देखा जाए तो उसने बहुत ही कूटनीतिक तरीके से अपने जो उस समय के समकालीन विरोधी थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उस समय गजनी का जो शासक हुआ करता था, यानी कि जो पूरा उसका मोहम्मद गोरी का क्षेत्र हुआ करता था, वह 2-3 भागों में बटा हुआ था। जो लाहौर से लेकर के दिल्ली तक, अजमेर तक का जो क्षेत्र हुआ करता था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में था। जो गजनी का क्षेत्र हुआ करता था वह एल्दौस के हिस्से में हुआ करता था, और तथा सिंध तथा मुल्तान का जो हिस्सा हुआ करता था वहाँ कुवाचा का शासन हुआ करता था। तो इस प्रकार पूरा क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ था, गजनी, मुल्तान एवं सिंध तथा दिल्ली एवं अजमेर से लेकर के लाहौर तक। तो अब वह एल्दौस जो गजनी का शासक हुआ करता था, चूँकि अगर यह इससे वैवाहिक संबंध न स्थापित करता तो हो सकता इन तीनों में ही युद्ध हो जाता, लेकिन अपनी कूटनीतिक रणनीति के तहत ऐबक ने गजनी के शासक
एल्दौस की पुत्री से अपना विवाह कर लिया, यानी कि एल्दौस की पुत्री से अपना विवाह किया, चूँकि एक विरोधी अब उसका शांत हो गया, उसका रिश्तेदार बन गया, इसलिए अब एक दोनों का सपोर्ट मिलने लगा। दूसरा उसका जो विरोधी था, सिंध और मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था कुवाचा, कुवाचा के साथ जो है उसने अपनी बहन का विवाह कर दिया, यानी कुवाचा आयु में बड़ा था, इसलिए कुवाचा के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कर दिया। और तीसरा जो उसका विरोधी उभर रहा था अभी, इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो इस प्रकार अपने दूर विरोधियों से, जो उसके पड़ोसी जो काफ़ी शक्तिशाली थे, उसके विरोध करने वाले थे, उनसे वैवाहिक संबंधों के द्वारा उन्हें उसने शांत किया और निःशर्त रूप से अब उसने शासन संचालन प्रारंभ किया तथा इस प्रकार आगे चल करके उसने कुछ छोटी मोटी विजयों को भी प्राप्त किया, विजय प्राप्त किया, अपने साम्राज्य का कहीं न कहीं विस्तार भी किया। लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव दृष्टि से अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े हुए ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके नाम को लेकर के आते हैं, उसके सिंहासनारोहण को लेकर के आते हैं, उनके उपाधियों को लेकर के आते हैं तथा उसके वैवाहिक संबंधों को लेकर के आते हैं। आगे चल कर के इस प्रकार बहुत ज़्यादा समय नहीं, 1206 में उसने शासन सत्ता को स्वीकार किया, लेकिन 1210 में ही उससे जुड़े हुए उसकी मृत्यु से जुड़ करके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है कि किस शासक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई। यानी कि 1206 में वह शासक बना और 1210 ईस्वी में ही लाहौर में वह एक खेल खेल रहा था जिसे कहा जाता है चौगान का खेल, जो आधुनिक में पोलो का खेल कहा जाता है। यानी कि घोड़े पर बैठ करके, घोड़े से बैठ करके ही स्टिक से गेंद को मारते हुए दौड़ लगाई जाती थी, रेस लगाई जाती थी। यही एक प्रकार का खेल था जिसे चौगान कहा जाता था, जो आधुनिक रूप में पोलो के रूप में दिखाई देता है। तो यही खेल खेलते समय कहाँ पर उसकी मृत्यु हुई? लाहौर में। कब हुई? 1210 ईस्वी में। कौन सा खेल खेलते समय? पोलो या चौगान का खेल खेलते समय उसकी मृत्यु हुई। यानी कि वह चौगान खेल रहा था, स्टिक से गेंदों को मारते हुए बहुत तेज रेस लगाता हुआ जा रहा था, लेकिन अचानक घोड़े से गिरने के कारण उसके सर में चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई और लाहौर में ही उसका मकबरा बना दिया गया। चूँकि ये भी पूछा जाता है उसका मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में उसकी मृत्यु हुई और लाहौर में ही उसके मकबरे का निर्माण कर दिया जाता। अब हम आगे देखते हैं इसके द्वारा जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं उसके स्थापत्य से लेकर के और उसके व्यक्तिगत उपाधियों को लेकर के तथा उसके दरबारियों को लेकर के। तो उसके स्थापत्य को अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले उसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। कहाँ पर कराया? दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद भारत में बनने वाली पहली इस्लामिक मस्जिद थी। यही पहला शासक था जिसने सबसे पहले भारत में मस्जिदों के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया। और वो पहली मस्जिद कौन सी? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। बख्तियार काकी जो एक चिश्ती संत हुआ करते थे, उन्हीं की याद में उसने इस मस्जिद का नाम ही कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद रखा और यह दिल्ली में बनाया। दूसरे उसके द्वारा जो निर्मित मस्जिद थी 2.5 दिन का झोपड़ा। नाम से कुछ अलग लगता है, 2.5 दिन का झोपड़ा या कोई झोपड़ा टाइप था, लेकिन ऐसा नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक मस्जिद हुआ करती थी और यह कहाँ बनी थी? अजमेर में बनी थी। कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा की जो मस्जिद बनी वह कुछ मंदिरों के विग्रहराज चालुक्यवंशी शासक था विग्रहराज चतुर्थ, उसके जो कुछ ग्रंथ हैं उसकी उक्तियाँ उस मस्जिद की दीवारों पर चस्पा की गई। यानी कि कुछ एक संस्कृत मठ हुआ करता था, एक मंदिर हुआ करता था, इसी के अवशेषों को तोड़ करके 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया गया अजमेर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये तीनों। कुतुब मीनार को लेकर के क्वेश्चन उठाया जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण करता कौन है? कुतुब मीनार का निर्माण करता भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसके नाम से ही मिलता जुलता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार तथा 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में। आज भी लोग इसको देखने के लिए जाते हैं। प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की 4 मंजिलों का निर्माण कराना चाहता था, लेकिन पहले मंजिल के निर्माण के समय ही उसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाकी कार्यों को, इसके स्वप्न को यानी 4 मंजिला बनाने का कार्य आगे चल कर के इसके बाद जब इसका उत्तराधिकारी आता इल्तुतमिश, तो वह इस कार्य को पूर्ण कराता है। और आगे कालांतर में आप देखेंगे तो एक बार बिजली मार देने से इसकी 4थी मंजिल नष्ट हो जाती है और जब फिरोज शाह तुगलक वंशी शासक फिरोज शाह तुगलक आता है तो वह उसके 4 चौथे मंजिलों को हटाकर उस पर 2 मंजिला और निर्माण करा देता है, जिससे यह 5 मंजिला कुतुब मीनार हो जाती है। तो इस प्रकार कुतुब मीनार से जुड़े हुए कई शासक हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो महत्वपूर्ण स्थापत्य है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में तथा कुतुब मीनार दिल्ली में। अब हम देखते हैं कि ऐबक से जुड़ी हुई इसको कई उपाधियां प्रदान की गई हैं। यही 3 क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन ये, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से मिला करके अगर हम
गहराई से पढ़ लेते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन ही इस पूरे टॉपिक से कुतुबुद्दीन ऐबक से निकलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट उसमें इसकी मृत्यु को लेकर के, इसके स्थापत्य को लेकर के, इसके व्यक्तिगत उपाधियों को लेकर के तथा इसके दरबारी विद्वानों को लेकर के। तो अब हम देखते हैं इसके व्यक्तिगत नामों को लेकर के। लाख वक्स बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन से, लाख वक्स किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? चूँकि हमने प्रारंभ में ही बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही सीधे सरल स्वभाव एवं उदार स्वभाव का शासक था। अपनी विपरीत स्थितियों में इसने बड़ी ही कूटनीतिक तरीके से वैवाहिक संबंधों को स्थापित कर करके अपने विरोधियों को इसने शांत किया था। उसी प्रकार इसका व्यक्तित्व भी रहा। यह दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, लाखों का दान किया करता था। जब यह सुल्तान बना था, कहा जाता है कि लाहौर के नागरिकों को बहुत बड़ी मात्रा में दान किया था और जैसी भी जिसकी ज़रूरत हुआ करती थी उससे यह सहयोग प्रदान करता था एक दान के स्वरूप में। इसलिए इसका नाम ही कर दिया गया, इसके नाम की उपाधि ही दे दी गई थी लाख वक्स, यानी लाख वक्स यानी लाखों का दान करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट होता है कुरान खां। कुरान खां क्यों कहा गया? कुरान को खां यानी कुरान का बहुत ही सुरीले स्वरों में पाठ किया करता था, गाया करता था। यानी कुरान की आयतें जो होती हैं, कुरान की आयतों को बहुत ही सुरीले और बहुत ही शांत, बहुत ही रसीले स्वरों में यह गाया करता था, कुरान की आयतों का गान किया करता था। इसीलिए इसको कुरान खां की उपाधि भी प्रदान की गई। तो इस प्रकार लाख वक्स, लाखों का दानी यानी दानशीलता के कारण, दानशील प्रवृत्ति होने के कारण इसको लाख वक्स कहा गया। और कुरान खां कुरान का बहुत ही सुरीले स्वरों में पाठ करता था, इसलिए इसे कुरान खां कहा गया। तथा नेक्स्ट है हातिम दुती। हातिम दुती हसन निजामी एक विद्वान हुआ करते थे इनके दरबार में, इन्हीं के द्वारा इसे हातिम दुती की उपाधि प्रदान की गई। चूँकि हातिम दुती उस समय बहुत ही उदार स्वभाव का व्यक्ति हुआ करता था, लोगों की मदद करने वाला हुआ करता था, इसीलिए इसे भी हातिम दुती की उपाधि प्रदान की गई हसन निजामी के द्वारा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके दरबार में विद्वान कौन कौन से रहते थे? तो इसके दरबार में जो महत्वपूर्ण विद्वान हुआ करते थे, ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी तथा फ़क़ मुदब्बिर, दो विद्वान हुआ करते थे, हसन निजामी तथा फ़क़ मुदब्बिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहा करते थे। हसन निजामी आगे चल कर के कुतुबुद्दीन के बाद के शासकों के समय में भी रहे हैं तथा मोहम्मद गोरी के समय की बातों का भी इन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा एक बहुत ही कम समय का शासक जो 1206 से 1210 ईस्वी तक कुल 4 वर्षों तक शासन किया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक रहा। चूँकि भारत में एक नए वंश गुलाम वंश की इसने स्थापना की तथा अनेक महत्वपूर्ण इन 4 वर्षों में ही ऐसा इसने कार्य किया, ऐसा स्थापत्य इसने कराया। चूँकि इसके द्वारा किए गए जो भी कार्य थे वह पहली बार थे, इसलिए कहीं न कहीं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए, चाहे वह इसकी उपाधियों को लेकर के हो, इसके द्वारा जो स्थापत्य है, इसके व्यक्तिगत उपाधियां जो हैं तथा इसके विद्वता से लेकर। इस पर फ्रेंड्स इस टॉपिक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यही थे। इन्हें हम बहुत ही समय ज़्यादा न लेकर के बहुत ही कम समय में इसके सभी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ बताने का हमने प्रयास किया। अगले वीडियो में हम इसके आगे के सद्भावनाओं के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को बार बार देखें, इससे जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ओके, थैंक्स।